हेलो दोस्तों, ये इंडियन हिस्ट्री का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट इसके कंप्लीट करवाए जा चुके हैं। तो अगर आपने उन पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाके प्लेलिस्ट में जाके आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के में, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि आप सभी के लिए पहले से ही करवा दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री में एक्ट के बारे में। तो एक्ट के बारे में मैं आप सभी को पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिटेल में हम बात करेंगे और पूरा थ्योरेटिकल में आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ कुछ भी टॉपिक आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है, ताकि आपका कोई भी एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बिल्कुल जो है छूटना नहीं चाहिए। चाहे देखिए क्वेश्चन इजी हो या हार्ड हो, हर एक क्वेश्चन जो होता है आपको इक्वली मार्क्स देता है। तो हमें ये मैटर नहीं करता हमारे लिए कि कौन सा क्वेश्चन इजी है कौन सा हार्ड। हमको सबको बस एक ही रो में लेके खड़ा करके चलना है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं सोचना। इजी हार्ड एक अलग मैटर है, हमारे लिए ज़रूरी है कि कौन सा एग्जाम में आ सकता है, क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है और सभी चीज़ को हमें इक्वली देखना है। कोई भी सब्जेक्ट या कुछ भी हमारे लिए मैटर नहीं करता, जो हमें इक्वल मार्क्स देता है वो हमारे लिए बराबर मायने रखता है। तो चलिए आज की क्लास में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं, आप हमें अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे फॉलो करने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा अवधेश कुमार को। तो अवधेश कुमार के नाम से वहाँ पे मेरी आईडी पड़ी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्पेलिंग आपको सेम यही रखनी है, AVADESHKUMAR। इसी नाम से आपको मेरे को वहाँ पे फॉलो करना है, इसी नाम से मैं आप सभी को वहाँ पे मिल जाऊँगा। वहाँ पे भी हमारी डेली क्लासेस आप सभी के लिए आती रहती हैं। MCQ टेस्ट हो या हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह, सभी की क्लासेस में वहाँ पे आप सभी को कम्प्लीटली कराने वाला हूँ। तो वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास हिस्ट्री की। तो देखिए हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे आज मैं सभी को आपको एक्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, यानी जितने बार अधिनियम बने उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और जितने बार हमारे इतिहास से जुड़े प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो एक्ट ऑफ 1858 जो 1858 का अधिनियम था उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये अधिनियम ब्रिटेन की महारानी का घोषणा पत्र था। इस अधिनियम को गवर्नर जनरल केनिंग ने 1 नवंबर 1958 को इलाहाबाद में पढ़ा। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी ने एक घोषणा पत्र था उसे भेजा था और जो गवर्नर जनरल था वो था केनिंग, और केनिंग ने इस लेटर को 1858 में इलाहाबाद में खोलकर पढ़ा था। तो याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1858 को गवर्नर केनिंग के द्वारा ये घोषणा पत्र पढ़ा गया था। आप सभी से पूछ लिया जाता है कि एक्ट ऑफ 1858 के अधिनियम के तहत जो उस समय कौन गवर्नर जनरल था जिसने उसे पढ़ा था, तो वो गवर्नर जनरल था केनिंग। अगला यहाँ पे देख लेते हैं प्रोविजंस क्या थे, उसके प्रावधान उसमें क्या रखे गए थे कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका शासन था यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था, और ये जो पूरा शासन था डायरेक्टली चलाया जाएगा ब्रिटेन के शासन द्वारा, यानी ब्रिटेन की महारानी ने अपने कंट्रोल में पूरा ले लिया था। यहाँ पे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया था, तो उसका जो शासन था वो पूरी तरह से हटा लिया गया था कि अब यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, पूरा कंट्रोल डायरेक्टली ऊपर से ही होगा। ताज का शासन प्रारंभ हो गया था। ताज का शासन यानी ब्रिटेन की महारानी का जो शासन था प्रारंभ हो गया था। गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए पहले गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर को ख़त्म करके गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल से स्टार्ट की गई थी। फिर इस पद को भी ख़त्म करके अब यहाँ पे वायसराय बना दिया गया। ठीक है, केनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। ये भी आप सभी को याद रखना है कि पहला गवर्नर जनरल ऐसा कौन सा था जो कि फर्स्ट वायसराय बना। तो लास्ट गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड केनिंग हो जाएगा और प्रथम वायसराय हो जाएगा आपका लॉर्ड केनिंग, दोनों एक ही हो जाएगा। एक नया पद भारत का सचिव बनाया गया, तो एक नए पद का भी यहाँ पे सृजन किया गया, उसे नाम दिया गया भारत का सचिव। आगे बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। इसका पूरा नाम था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये भी आपको रखना है, INC आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका पूरा नाम था, जिसकी स्थापना 1885 में की गई थी। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसकी जो स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को की गई थी, और मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके जो फाउंडर थे A.O. ह्यूम इसके फाउंडर थे। मेंबर इसके थे 72, और जो वायसराय जिस टाइम 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय जो वहाँ का वायसराय था वो था डफरिन। फर्स्ट इसके जो प्रेसिडेंट थे वो WC बनर्जी बने थे, जो कि 1885 में मुंबई में
बने थे। सेकंड जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नौरोजी बने थे 1886 में, जो कि कोलकाता अधिवेशन में बने थे। नंबर थर्ड बात करें इसके फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट की तो बदरुद्दीन तैयब जी 1857 में मद्रास के अधिवेशन में बने थे। ब्रिटिश प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो जॉर्ज यूल बने थे, जो कि 1888 इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। तो अधिवेशन में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने बार सेशन जो भी अधिवेशन वगैरह करवाए गए थे वो भी आपको याद रखने हैं कि जॉर्ज यूल कौन से अधिवेशन में ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने थे। तो आपको याद रखना है जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन में बने थे। तो लेडी प्रेसिडेंट जो थी, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन में बनी थी। फर्स्ट इंडियन लेडी की अगर हम बात करें तो सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन में इसकी प्रेसिडेंट बनाई गई थी। वहीं पे वन टाइम की अगर हम बात करें तो पहली बार जो बने थे वो बने थे, केवल एक बार बने थे महात्मा गांधी, जो कि 1924 में बेलगाम में बने थे। तो आपको ये भी याद रखने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछ लिए जाते हैं कि महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन में प्रेसिडेंट बनाए गए थे, INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो बेलगाम में बनाए गए थे, बेलगाम में 1924 में बनाए गए थे। इसी तरीके से जितने बार प्रेसिडेंट मैंने आप सभी को बताएं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे अगर मैं बात करूं तो सर्वोदय कांग्रेस जो अधिवेशन थे वो कलकत्ता में हुए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। तो ये सभी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ये हर एक पॉइंट याद रखना है। आपको ये नहीं समझ रहा है मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, जो भी आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए GS के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिपीट, रिवीजन। जितना रिवीजन होगा, जितनी चीज़ें रिपीट होंगी आपके लिए हर चीज़ उतनी आसान हो जाएगी। तो मेरी बात को मानिए, सिर्फ आपको रिपीट और रिवीजन आपको करते रहना है। कोई भी चीज़ हो, आपने एक बार पढ़ रखी है, दोबारा पढ़ेंगे और ज़्यादा क्रैम हो जाएगी, और जिस दिन आपको क्रैम होगी उस दिन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार रिवीजन उठाइए, पूरी चीज़ें आपकी आंखों के सामने से जैसे ही गुजरेंगी तुरंत आप सभी को पूरी चीज़ें याद आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, इतिहास से जुड़े जितने बार प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में देखेंगे। तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार आपने एग्जाम में देखा होगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो इन्हें ही जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। तो फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के फर्स्ट इंडियन मेंबर ये बने थे। और फर्स्ट इंडियन हु कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो जिन्होंने पहली बार नेशनल इनकम को आंका था वो भी दादा भाई नौरोजी द्वारा ही फर्स्ट बार इंडियन नेशनल इनकम को नापा गया था। तो इसका भी करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये वाली जो बुक थी वो इनके द्वारा लिखी गई थी। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो ये भी आप सभी को याद रखने हैं ताकि आने वाले एग्जाम में अगर कभी भी पूछे जाएँ तो आप फटाक से इन्हें अटेम्प्ट कर दें। आगे बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की। तो 1905 से लेकर 1947 के बीच में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष चला, तो जो कि मैं आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो बंगाल का पार्टीशन हो गया। 6 अक्टूबर 1905 को वायसराय कर्जन ने बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन कब किया गया था, तो 1905 में किया गया था 6 अक्टूबर को। साथ ही में ये भी पूछा जाता है कि उस समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन नाम से वायसराय थे, वायसराय कर्जन। तो आपको ये याद रखना है, जितनी बार चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया होगा उन चीज़ों पर आपको विशेषकर फोकस देना है, क्योंकि वो एग्जाम में कभी ना कभी पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने आप सभी के लिए उन्हें हाईलाइट कर रखा है। बात करते हैं 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ, और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस और राखी दिवस मनाया गया। तो देखिए आपको ये भी याद रखना है कि 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस और राखी दिवस भी मनाया गया था। वहीं पे इस आंदोलन के दौरान पहली बार स्वदेशी आंदोलन भी बनाया गया। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको याद रखना है कि बंगाल के विभाजन के समय ही स्वदेशी आंदोलन रखा गया था, और शोक दिवस और राखी दिवस जैसे जो दिवस मनाए गए थे वो भी बंगाल विभाजन के समय मनाए गए थे। अब बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन बंगाल की महिलाओं ने प्रारंभ किया और इन्हें शराब विरोधी आंदोलन भी किया। आप सभी को बता दें कि वहाँ पे स्थिति ऐसी थी
कि वहाँ के जितने भी लोग थे वो शराब में सुबह से शाम तक धुत रहते थे, कमाने दमाने का कोई काम नहीं था। तो वहाँ का जो बेड़ा था, शराब विरोधी जो आंदोलन था, वो वहाँ की महिलाओं ने स्टार्ट किया और जाके दुकानों पर और हर जगह कुटाई पुटाई चालू कर दी कि भाई अब कोई भी दारू नहीं पिएगा। तो ये स्वदेशी जो आंदोलन था वो भी महिलाओं के द्वारा स्टार्ट किया था, और शराब विरोधी जो आंदोलन था वो भी महिलाओं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इस आंदोलन के दौरान वायसराय कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, बंगाल विरोधी जो आंदोलन था स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद कर्जन को यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि यहाँ से आवाज़ इतनी ज़्यादा बुलंदी में उठने लगी थी कि ब्रिटिश के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वहाँ के शासन के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कर्जन को यहाँ से हटा दिया, यानी इस्तीफा ले लिया था उनका। अब बात करते हैं 1906 में आते हैं। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फाउंडर थे इसके नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान, दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, नवाब सलीमुल्लाह खान और आपके आगा खान। ये आपको याद रखना है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। उससे पहले 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, यानी बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। प्लेस अगर हम बात करें तो ढाका, यानी बंगाल जो आपका फिलहाल की अगर हम बात करें तो ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है फिलहाल में, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। वायसराय जो थे मिंटो सेकंड थे उस समय। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था, यानी खोजा गया था। स्थान था ढाका और वायसराय थे मिंटो सेकंड। 1907 में चलते हैं। 1907 में सूरत कांग्रेस सूरत अधिवेशन, यानी जो NIC के INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ करते थे वो अधिवेशन चल रहे थे। तो यहाँ पे 1907 में एक सूरत अधिवेशन हुआ, और सूरत अधिवेशन में इस अधिवेशन में रास बिहारी बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो रास बिहारी बोस कौन से कांग्रेस अध्यक्ष बने, कौन से सेशन में बने, तो ये आपको याद रखना है। 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। कांग्रेस इस अधिवेशन में गर्म दल व नरम दल में विभाजित हो गई। तो देखिए, आप सोचेंगे कि बाकी के मैंने सेशन आप सभी को क्यों नहीं बताए, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट था, उसी को मैंने नोट करके हाईलाइट करके रखा है कि रास बिहारी बोस का इसीलिए मैंने आप सभी को बताया है क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ था कि यहाँ पे जो कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो दो दलों में बट गई थी, एक गर्म दल और एक नरम दल। ठीक है, लाला लाजपत राय जो थे इस अधिवेशन में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ थी, इसीलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया है। 1909 की अगर बात करें तो जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये भी आपको याद रखना है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आपसे बार बार पूछ लिया जाता है कि 1909 किससे रिलेटेड है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से यहाँ पे इससे जो संबंध रखता है ये फर्स्ट नंबर पे देखेंगे भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। ये अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधारों पर आधारित है। इस अधिनियम के अनुसार मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो पहली बार मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी वो किसी भी चूज कर सकते हैं, वोट वगैरह देने के जो अधिकार थे उनमें बदलाव किया गया। तो ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अधिकार कब दिया गया था, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में जो मॉर्ले मिंटो सुधार थे उन्हीं के आधार पे जो था 1909 में इन्हें ये प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसका मतलब है कि मुसलमान को वोट देगा और मुसलमान की जिम्मेदारी भी मुसलमान की ही होगी। तो एक बड़ी यहाँ पे ये बदलाव था कि आप अपना जो भी लीडर चाहे जिसे चाहे चुन सकते हैं। आप मुसलमान हो, मुसलमान को वोट दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। आप जिसे वोट देंगे उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी और आपकी उसकी होगी, उसकी आपकी होगी, जो भी होगा आप ही देखेंगे, आपको किसी से कोई संबंध नहीं रहेगा। तो एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से सुधार कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना, याद रख के चलना है। 1911 दिल्ली दरबार। तो 1911 दिल्ली दरबार में आते हैं। दिल्ली दरबार में आयोजन ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में किया गया था। तो ये भी याद रखना है आपको कि 1911 में दिल्ली दरबार किसके
आयोजन किया गया था। तो जॉर्ज पंचम यहाँ पे आए थे और महारानी मैरी के स्वागत में यहाँ पे किया गया था। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा और रानी दिल्ली पहुंचे। इस दिन बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो आप सभी को बता दें कि बंगाल जो विभाजन था 1905 में बात चल रही थी। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन से इस्तीफा ले लिया गया था। वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन वगैरह वहाँ पे स्टार्ट किए गए, शोक दिवस, राखी दिवस वगैरह मनाए गए और ये जो संघर्ष था उनका 1911 तक चलता रहा। और 1911 में जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आए तो उनका संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन को बंद कर दिया गया था कि अब बंगाल विभाजन नहीं होगा, जो जैसा हो चुका है वो ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 27 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन का राजा कलकत्ता अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें पहुंचे थे। इसी दिन पहली बार जनगण मन गाया गया। तो आप सभी को बता दें जो हमारा राष्ट्रगान है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जो कि 52 सेकंड में हमें कंप्लीट करना होता है अपना राष्ट्रीय गान। इससे पहली बार जब जॉर्ज पंचम आए थे तो उनके आगमन के समय उन्हीं के लिए इस राष्ट्रगान को गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। मैं आप सभी को बता दूं लिखित राष्ट्रगान जो है पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 27 दिसंबर को पहली बार गाया गया था। तो आप सभी को याद रखना है कि जनगण मन सबसे पहली बार कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911, जब जॉर्ज पंचम कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचे, उस समय इसे गाया गया था। जनगण मन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 2 राष्ट्रों के नेशन एंथम गाए गए हैं। नंबर 1 आता है इंडिया और दूसरा आता है बांग्लादेश। तो दोनों देशों के जो एंथम है, जो राष्ट्रीय गान है, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गए हैं। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। नोबेल प्राइज पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय और पहले एशियाई थे। आप सभी को बता दें, ये पॉइंट आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पहले एशियाई व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें नोबेल दिया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे और इन्हें गीतांजलि के लिए पहला अवार्ड दिया गया था, नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था, जो कि पहला भारतीय थे और पहले एशियाई थे, यानी पूरे एशिया में इससे पहले किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। सर्वप्रथम जो नोबेल पुरस्कार था 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को ये पुरस्कार दिया गया था। अगला यहाँ पे नोट कुछ मैंने चीज़ें की हुई हैं कि जॉर्ज पंचम ने राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित कर दी। और आपको ये भी याद रखना है वायसराय हार्डिंग सेकंड थे उस समय 1917। तो याद रखिएगा कि आप सभी से अगर ये क्वेश्चन में एग्जाम बहुत बार पूछा गया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था, कब बदला गया था, तो 1917 में जो वायसराय हार्डिंग सेकंड था तब इसकी राजधानी को स्थानांतरित किया गया था, यानी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था। 23 दिसंबर 1912 को जब वायसराय हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहा था तब एक बम उसकी कार पर फेंका गया, परंतु हार्डिंग बच निकला। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि वायसराय हार्डिंग था 1912 में जब वायसराय हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहा था तो उसकी गाड़ी पे किसी ने बम फेंक दिया था, बट वो उसे बच के निकल गया था। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की जो क्लास होगी वो मैं आपके लिए रेगुलर यहाँ पे अपडेट करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में मैं आप सभी को बता दूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे जिनसे आप लाइव क्लास का बेनिफिट लेके, जहाँ पे आपको स्पेशल क्लास, फ्री क्लास, प्लस क्लासेस वगैरह सब प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप सभी को बता दें कि अगर आपने अब तक अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाइए प्ले स्टोर में और वहां से अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। साथ में आप हमें अनअकैडमी एप्लीकेशन पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। आप अगर अनअकैडमी से कोई भी क्रैश कोर्स या कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ऊपर आपको हमारा कोड दिख रहा होगा स्टडी फॉर ड्रीम्स, इसका यूज़ करना है जिससे कि आपको इसका मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही जाइए अपने दोस्तों से और खुद जाके फटाफट से अनअकैडमी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए और अपने दोस्तों से शेयर करवाइए ताकि सभी लोग इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं, जो सपने आप दूसरे सिटी में जाके लाखों रुपए खर्च करके देखना चाहते हैं वो सपना आप घर बैठे साकार कर सकते हैं। क्योंकि घर बैठे आपको ये चीज़ एकदम बहुत ही कम कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जहां लाखों रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं वहां हज़ारों रुपए में आपका काम हो जाएगा। और बहुत बढ़िया, जिस
टीचर से आप पढ़ना चाहते हो उस टीचर से आप पढ़ सकते हैं, यानी जो भी आपका फेवरेट टीचर है वो आपको लगभग यहाँ पे सभी मिल जाएंगे, एक से एक बेस्ट क्लास मिल जाएगी। तो फटाफट से जाइए अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन आज ही परचेज करिए। ऊपर आपको कूपन कोड दिख रहा है स्टडी फॉर ड्रीम्स, इसे यूज़ करना ना भूलें ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट आप सभी को मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आज ही जाएंगे और आज ही जाके आप अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी लोग जाके अनअकैडमी पे फॉलो कर लेंगे और वहाँ पे होने वाली सभी क्लासेस का आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि वो भी अपने दोस्त जो हैं वो भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। तो दोस्तों अनअकैडमी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अपने दोस्तों से करवाइए और आप भी खुद भी करिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।